जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की फ्लाइट में। आज दोस्तों मैं कैप्टन आपका हूं और आपको यूपीएससी की जर्नी जो है कराने जा रहा हूं। ये जर्नी जो है आपने देखा कि पिछले 9 लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं इंडियन पॉलिटी के, जो कि सिर्फ लेक्चर नहीं है, वो कंटेंट है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। आप कहोगे सर ऐसा तो सबको ही बोलता है। मैं कहता हूँ मेरी बात को मत सुनो, एक लेक्चर मेरा पूरा देख लो, 1 लेक्चर मेरा पूरा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप किससे पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ कंटेंट थोड़ा सा उच्च लेवल का मिलता है, जो लेवल यूपीएससी का है। यहाँ पे जो है कोई वगैरह चीज़ें फालतू की नहीं होती हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लें। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है आपने कहानी में देखा था कि कहानी जो है पहुँच चुकी थी। मैंने आपको बताया था प्रियम्बल के बारे में, यानी कि प्रियम्बल जो है उसके बारे में बताया था। तो सीधी सी बात है, प्रियम्बल के बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इतनी तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग जो है अपनी सीट की बेटियां जो है बांध लें, क्योंकि मौसम जो है वो बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दरअसल पिछले लेक्चर में मैंने प्रेम्बल के बारे में बात की थी, यानी कि जो है प्रस्तावना के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका जो है नेचर किस प्रकार का, यानी कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो उसमें आपने देखा था कि सेकुलर और जो है यूनिटी, इंटीग्रिटी और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जो इस प्रकार की वैल्यू थी, उनको जो है मैंने आपको बहुत डीप में जा करके जो है सारी चीज़ें बताई थी, किस आर्टिकल से जो है चीज़ें रिलेट होती हैं। सारे जो PYQ जो यूपीएससी ने पूछ रखे, तो उन सभी को जो है मैंने रिलेट करके आपको बता दिया था। और आपको जो है पिछला लेक्चर मैं मान के चल रहा हूँ कि पिछले आप देख कर आए होगे। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखोगे और डायरेक्ट इस पर खुद पढ़ोगे तो फिर जो है ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको पता है कि आज़ादी के समय जो है हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया में जो है, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो है ब्रिटिशर्स जो है उनकी पैरामाउंटेसी जो है, यानी कि जो वो अपने आप को इम्पीरियर ऑफ इंडिया मानते थे, वो जो है ख़त्म हो चुकी थी। जिससे क्या हुआ कि इंडिया जो है 3 टुकड़ों में बढ़ गया। पहले थे प्रिंसली स्टेट, जिनको ये कह दिया गया आप आइदर पाकिस्तान आइदर आर जो है इंडिया को ज्वाइन कर लें। दूसरे जो है थे इंडिया, एक डोमिनियन, और तीसरा जो था वो पाकिस्तान था। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रिंसली स्टेट को जो है कैसे मिलाया जाए। तो उसके लिए जो है मैं आपको बताऊं कि 2 लोग जो है उस समय, मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं होता है, पहले होता था। तो उनकी मदद करने के लिए जो है BP मेनन जो है वो लगाए गए। अब सवाल ये है कि कितनी प्रिंसली स्टेट थी, कितने को जो है मिलाना था, और क्यों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसा कि उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है बड़ोदरा गुजरात में जो है लगी हुई है, जो 182 मीटर की जो है सबसे दुनिया की हाईएस्ट स्टैच्यू है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय 565 टोटल रियासतें थीं, सबसे बात करनी थी। जो जैसे माना, कोई प्यार से माना तो प्यार समझा दिया गया, लाठी से माना तो लाठी समझा दिया गया। तो सारे तरीके हटकंडे अपना करके 565 में से 562 लोग मिल गए, शांति से एकदम बहुत कायदे में मिल गए। 3 नहीं मिल रहे, उनके लिए क्या हुआ इंतजाम। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि जो है वायलेंस कर दिया गया। ठीक है, पहले जो है ठंडे दिमाग से समझाया गया था। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा लालच दिया गया, लालच इस बात का कि हम आपको जो है विशेष अधिकार आपको देते रहेंगे, जिसको कहा जाता है प्रीवी पर्स। इसको इंदिरा गांधी ने जो है सरकार में आकर के फिर वो प्रीवी पर्स भी जो है 1971 में ख़त्म कर दी थी, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मदद कर रहे थे BP मेनन। मैं आपको बता दूं कि उस समय प्रिंसली स्टेट जो है भारत का 48% इंडिया का जो एरिया था उसको कब्जा किए बैठे हुए थे। 28% पॉपुलेशन उनके पास थी, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उस समय दरअसल मैं आपको बताऊं तो जो है 216 जो है स्मॉल स्टेट थे। ठीक है, और जो मर्ज हो गए ठीक है, जैसे उड़ीसा, मद्रास वगैरह, ये जो है छोटे छोटे जो है प्रोविंस थे। ठीक है, ये 216 थी कुछ जो है ये मर्ज हो गई। ठीक है, और ये जो है पार्ट A में स्टेट चले गए, जैसे उड़ीसा हो गए, मद्रास हो गए, इनको पार्ट A में डाल दिया गया। कुछ 216 जो है 216 जो है स्मॉल स्टेट्स थे। कुछ दोस्तों जो है ग्रुपिंग थी स्मॉल स्टेट्स की। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े लार्जर यूनियन थे, ठीक है, उनके जो रूलर थे वो राज प्रमुख कहलाए, जैसे सौराष्ट्र हो गया, पेप्सू हो गया, ये पंजाब वगैरह इलाका, इनको पार्ट B में डाल दिया गया। अभी मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अभी सब बताऊंगा, अब इतना बस समझते रहो, ऐसी बात नहीं है ये दोस्तों। लेक्चर जो है ना आपको सब क्लियर कर देगा, एकदम कॉन्सेप्ट चमक जाएगा। जो मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ओपन, तुम जहाँ से पढ़ के आए हो, इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसी समझ तुम्हारी नहीं बनी होगी कहीं पर, गारंटी। दोस्तों इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रोकना दोस्तों ये चाहूँगा कि अगर जो है यूपीएससी की बुक्स, जैसे 31 साल की जो है 31 ईयर की PYQ जो है अगर आपको सॉल्व करने हैं, तो ये जो है बुक आपके लिए बढ़िया है। ये जो है ओसवाल की जो बुक्स होती हैं वो नंबर 1 की जो है बढ़िया
जो है प्रिंटेबल क्वालिटी वगैरह चीज़ें जो है इनकी होती हैं। तो ओसवाल की जो है मैं वेबसाइट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जो है ओसवाल बुक्स खरीद सकते हो। खासकर ये 31 साल वाली और भी जो है एनसीईआरटी और जो है पावर बैंक, एमसीक्यू, ये सब जो है आपको मिल जाती है। इनका मैंने रिव्यू कर रखा अपने चैनल पर, डाल दीजिएगा, मेरा नाम लगाकर आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप पीडब्ल्यू से पढ़ना चाहते हो या अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हो तो ये दोस्तों हमारा डिस्काउंट कूपन कोड है, इसको लगा दीजिएगा। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अगर ये बदल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको बदल दूंगा, ठीक है। तो ये आप फिलहाल तो है यही डिस्काउंट कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लेना। और चलिए लेक्चर पे वापस आए, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जिस चैनल पे आप हो ना, यहाँ पे कंटेंट वाकई में बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है। खासकर सारे लेक्चर जो है यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, 700 लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, आपको पता है कि जो है कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी जैसे आज यूटी वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ 61 स्मॉल बैकवर्ड स्टेट थी, इनको जो है सेंटर जो है कंट्रोल करता था, जैसे हिमाचल प्रदेश, कुर्ग वगैरह, तो इनको पार्ट सी में डाल दिया गया। कुछ दोस्तों स्पेशल केस थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत 26 अक्टूबर को जो है 1947 में जो है जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया और जो है घुस आए, तो जो है जम्मू कश्मीर के राजा जो हरी सिंह थे, उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन कर दिया इंडिया के साथ, और फिर इंडिया ने जो है उनकी मदद की और जो है पाकिस्तान को भगा दिया, लेकिन देर थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो हम लोग तो पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर में काफ़ी अंदर घुसाए थे, तो जो वो इलाका उन्होंने तब कब्जा कर लिया था। 1948 की मैं बात बता रहा हूँ, आज़ादी के तुरंत बाद जो है उन्होंने जो एरिया कब्जा कर लिया था, आज उसको हम POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। और उसके बाद मैटर जो है यूनाइटेड नेशन में गया, तो कई लोग जो है पंडित नेहरू को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, यूनाइटेड नेशन में ले जाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे निपटा लेते यहीं पे मारकूट करके। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नेहरू जी को जो है काफ़ी वर्ल्ड लीडर बनने की शौक चढ़ी हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन में ले गए और जो है यहीं पे निपटा लेते मामले को, तो जो है वो LAC आज नहीं खींची जाती। LAC दोस्तों उस लाइन को कहते हैं जो POK और इंडिया को अलग करती है। POK हमारा ही क्षेत्र है, जिसको पाकिस्तान की सेना जो है जम्मू कश्मीर में घुस आई थी, लेकिन जब हमने उनको खदेड़ा तो वो जो है LAC वाली जो लाइन है वो ड्रा हो गई, POK उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि उसके पीछे कहानी दोस्तों और भी लंबी है यहाँ पे, लेकिन प्रवचन हम सुनने नहीं बैठे हैं, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हैदराबाद जो है उसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा, वो दरअसल हैदराबाद जो है ये पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। इस बकलोल को ये नहीं पता था कि इंडिया में तुम चारों ओर से घिरे हुए हो, कहाँ से तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओगे, अकल है कि नहीं है। तो इसको एक जो है सिपाही मिलिट्री जो है ऑपरेशन चला, और ऑपरेशन पोलो, उसमें जो है इसको शामिल कर लिया गया मार कुटैया करके। जूनागढ़ जो है इसमें जो है जनमत संग्रह कर लिया गया, प्लेबिसाइड करवा दिया गया और वहाँ के लोगों ने जो है भारत में मिलना स्वीकार कर लिया। इसी काम की वजह से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। अब दोस्तों यूनियन आर्टिकल 1 में जो है अब हम आ चुके हैं। आपको पता है कि पार्ट 1 को हम डील करने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक का जो है जिक्र मिलता है। आर्टिकल 1 में जो है क्या लिखा हुआ है, तो देखिए आर्टिकल 1 में जो है टोटल 3 क्लाज हैं, जिसमें जो है पहले क्लाज में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन होगा किसका, स्टेट्स का। यूनियन का मतलब फेडरेशन नहीं, फेडरेशन जो है, जो फेडरल है हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ दिखने में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए जो है फेडरल सिस्टम हम बनाए हुए हैं कि स्टेट हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो दोस्तों यूनियन ही है। यूनियन का मतलब क्या यूके की तरीके से यूनियन है? नहीं, यूके की तरीके से यूनियन नहीं है, समझ रहे हो। वहाँ पे पूरा सेंट्रलाइजेशन पावर कर रखे हैं, यहाँ पे दोस्तों ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पे यूनियंस जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो यूनियन यहाँ पे तब दिखता है जब जो है खतरे में देश आ जाता है, वरना जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्यों को अपनी ताकत देता है और आराम से वो अपना चलाते रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो है फेडरल सिस्टम हमने जो है वो सिर्फ बना रखा है, बाकी स्टेट ये ना सोचें कि कभी हम अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों आर्टिकल 1 क्लास 2 में लिखा हुआ है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एच स्पेसिफाइड इन द 1st शेड्यूल, यानी कि जो है स्टेट और टेरिटरी वही होंगी जो है 1st शेड्यूल में दी गई होंगी। तो 1st शेड्यूल में आप जाइए, वहाँ पे जो आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी और भी जो क्षेत्र वगैरह होंगे वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इंडिया की टेरिटरी का मतलब क्या होता है? इंडिया की टेरिटरी का दोस्तों मतलब होता है कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यानी कि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों टेरिटरी जो है, जो स्टेट की टेरिटरी कितनी होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेरिटरी में क्या आता है। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब इंडिया के स्टेट्स हो गए, इंडिया के यूनियन टेरिटरी हो गए, या इंडिया ने कुछ भी चीज़ को कैप्चर कर रखा हो, या मान लो जो है
ऑक्यूपाई कर रखा हो, एक्वायर कर लिया हो कहीं से, जैसे मान लीजिए सिक्किम को किया, ऑक्यूपाई नहीं मतलब एक्वायर नहीं किया, मतलब वो खुद ही आ गया, ठीक है। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि हमने जो है कब्जा किया वगैरह। तो कुछ टेरिटरी जो है जिनको हमने एक्वायर कर लिया हो। अब दोस्तों थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या कि टेरिटरी होती क्या चीज़ है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो विदेश में हमारा एम्बेसी होता है ना, जो एम्बेसी होता है, राजदूत जहाँ रहते हैं, वो भी दरअसल इंडिया की टेरिटरी ही मानी जाती है। उतना एरिया जहाँ पे वो रहते हैं वो टेरिटरी इंडिया की मानी जाती है। और भारत का जो जहाज़ है जिसमें भारत का झंडा लगा होता है, वो दोस्तों जब समुद्र में चलता है ना, तो वो भी भारत की टेरिटरी ही लेकर चलता है, ठीक है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये दो अभी मैंने बातें जो बताई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं, मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जो भारत है ना, उसका 200 नॉटिकल माइल, यानी कि भारत की जो इंडिया की जो है जो समुद्र तटीय रेखा है ना, जो कोस्टल लाइन है, उसका 200 नॉटिकल माइल जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है। तो वहाँ पे जो है भारत अपना जो है जो मतलब रिसोर्स वगैरह जो है अपना निकाल सकता है, वगैरह चीज़ें जो है उसमें कर सकता है, ठीक है, जो भी मछली वगैरह चीज़ है, ठीक है। और ये दोस्तों विवाद हमारा जो है रिसोर्स को लेकर के, जो कोस्टल लाइन में 200 नॉटिकल माइल होता है, ठीक है। तो ये क्रीक लाइन का दरअसल जो विवाद है ना, वो कच्छ वाले रीजन में गुजरात तरफ जो है पाकिस्तान से हमारा बना रहता है, जिसके लिए हमने जो है केस भी, मतलब केस क्या मतलब इसके लिए फाइल भी कर रखा है कि इसको जो है सुधारा जाए। आज़ादी के समय ही हमें उसको ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन जो है वो समय नहीं ठीक कर पाए, तो आज वो विवाद बना हुआ है क्रीक लाइन, जो है भारत पाकिस्तान के बीच में जो है कोस्टल लाइन का जो है मुद्दा है, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल मैंने काफ़ी बोल दिया, कहाँ चला गया दोस्तों। आर्टिकल जो फर्स्ट है वो इंडिया को जो है यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर देता है, यानी कि इंडिया जो है में जो आर्टिकल में फेडरेशन शब्द यूज नहीं हुआ है। अब आप कहोगे सर फेडरेशन क्या होती है, तो पिछले लेक्चर बेटा देख के आओ। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है हमारी है, यानी कि पार्लियामेंट हमारे देश में है और जो है पार्लियामेंट ही कानून बनाती है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी फीचर है मतलब हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, जो आपको संघीय ढांचा देखने को मिलता है कि जो है राज्यों के पास अपनी ताकत है, स्टेट के पास अपनी ताकत है, ठीक है, सेंटर के पास अपनी ताकत है, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब फेडरल स्ट्रक्चर, ये फेडरलिज्म के ही जो है फीचर होते हैं। तो हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी फीचर का है, यानी कि जो है ताकत जो है सीधे सेंटर के पास चली जाती कभी कभी। तो रीजन यूनियन का क्या है, यूनियन का रीजन ये है कि हिस्ट्री में हमने देखा था कि अगर जो है सेंटर को हम ताकतवर रखेंगे और जो है उनको सेंटर का कंट्रोल अगर हर राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर गवर्नर के रूप में रहेगा, गवर्नर ही तो है, तो हम जो है कंट्रोल बना के रखेंगे, अदरवाइज जो है एक दिन टूट टाट जाएगा, ऐसा हम हिस्ट्री में देख चुके हैं। तो यूनियन जो है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि यूनियन को आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। स्टेट्स को जो है डिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि स्टेट जो है हमारे वो तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों फेडरलिज्म की जरा हम बात करते हैं। तो फेडरल सिस्टम दोस्तों यूएसए और इंडिया का देख लीजिए। यूएसए में जो है सब एक साथ आए हुए हैं फेडरेशन बनाने के लिए, सब राज्यों ने एक समझौता किया है कि आओ बेटा, कभी हम मिलें कभी तुम मिलें, तो एक फेडरेशन बनाएं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो हम सब है ना वो एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि हम सब जो है, जो इतने भी स्टेट हैं उनसे मिलकर के फेडरेशन बनी है, ना 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 ना। फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि फेडरेशन जो है वो स्टेट के बीच के किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट का, समझौते का नतीजा नहीं है। अमेरिका में उसी का नतीजा ही है, स्टेट आए थे तब बना था। अच्छा हाँ, तो फेडरल जो सिस्टम है उसका यूनिट कैसा है? यूएसए में दोस्तों इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि वहाँ पर राज्य को तोड़ नहीं सकते हो। इंडिया में डिस्ट्रक्टिबल है, तोड़ सकते हो। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी जो है वो अमेरिका में जो है पूरे फेडरेशन में दोस्तों फॉलो होती है, जबकि हमारे यहाँ पे दोस्तों तोड़ा मरोड़ा जा सकता है स्टेटों को। अच्छा दोस्तों, नेम एंड जो टेरिटरी है ना यूनियन की, हमारे देश की, वो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ये। अच्छा, ये क्या लिखे हुए हैं? तो ये दोस्तों क्लाज लिखे हुए हैं, आर्टिकल 1 के क्लाज हैं, ठीक है। जैसे 3A हो गया, 3B हो गया, 3C हो गया, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इंडिया कैसा है? तो इंडिया दोस्तों सोवरेन स्टेट है, ये किसी की भी जो है टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। कैसे? तो किसी से ट्रीटी कर ले, या परचेज कर ले, या गिफ्ट ले ले, या लीज पे ले ले, या प्लेबिसाइड करवा ले। हम ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं, ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं किसी की टेरिटरी को, हम जीत भी सकते हैं, सब्जुगेशन भी कर सकते हैं किसी की टेरिटरी को, क्योंकि इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट। सोवरेन स्टेट्स मीन्स दैट वी विल नेवर टॉलरेट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर्स ऑफ एनी कंट्री एंड इन अवर इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स।
आर्टिकल सेकंड जब आप पढ़ते हो तो दोस्तों ये जो है एडमिशन के बारे में है। किस चीज़ का एडमिशन? कि इस्टेब्लिशमेंट हम नए स्टेट का कर सकते हैं हम किसी नए स्टेट को जो है अपने भारत में मिला सकते हैं और उसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि जो है हम अपनी यूनियन में किसी नए स्टेट को जो है मिला सकते हैं, ठीक है। और या तो जो है हम नए स्टेट को जो है किसी भी टर्म या कंडीशन पे जो है उसको जो है मिला सकते हैं भारत में, अगर कोई जो है मिलना चाहे तो। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन आर एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। तो जैसे जो है सिक्किम को मिलाया गया वगैरह वगैरह जो है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है वो किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को, यानी कि जो स्टेट पहले से है उसको जो है यूनियन में हमारी मिलाई जा सकती है, और नए स्टेट को जो भी है उसको भी जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है। मतलब जब नया स्टेट हमारे यूनियन में मिलाया जाएगा तो वो तो पहला वाला स्टेट हो गया जो मिल गया, मान लो सिक्किम है। अब जब वो हमारे यूनियन में मिल गया तो हमारा यूनियन में भी तो चेंज हुआ, तो हमारे यूनियन में एक नया स्टेट ऐड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फ्रेंच की जो है कुछ टेरिटरी थी भारत में, जैसे पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे, यनम, ये आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा। पुर्तगीज की कुछ थी, जैसे गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया। सिक्किम को जो है भारत में मिलाया गया 35 के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। अब जो है हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आर्टिकल 3 में जो है फॉर्मेशन नए स्टेट का लिखा हुआ है, यानी कि हम जो है अब मिला लिया, सेकंड में हमने मिला लिया, अब जो है उसको हम जितना चाहें कूच काच के जो है बना सकते हैं। मतलब उसमें एरिया को अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसका नेम बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन तो उत्तर प्रदेश के हैं तो पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है। शुक्र मनाओ कि यूनाइटेड नेशन नहीं था, तो यहीं चलता पूरा देश। हाँ आ जाओ भैया कानपुर। चलिए जो है देख लेते हैं बीच बीच में, ऐसा तो नहीं मतलब हम भाषण चल रहा हो। अच्छा एक खतरा ये भी रहता है कि लाइट से चली गई तो जो है पूरा लेक्चर हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे भी जो है सामना हो जाता है। दोस्तों ये ओसवाल की बुक्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और PW से दोस्तों आप पढ़ाई करना चाहें तो ये हमारा प्रोमो कोड आप स्क्रीन पे देख लीजिए, बड़का बड़का दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप लगाइए और आपको डिस्काउंट मिलेगा, ओनली IAS PW डिस्काउंट कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, हो सकता है बदल गया हो। तो नए स्टेट में जो है हम इतनी सारी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है ABCD, तो बेटा देखो एक होता है आर्टिकल, ठीक है, और उसके होते हैं कुछ क्लाज। तो ये मैंने आपके सामने ओरिजिनल डाल दिया है। ओरिजिनल से क्या होगा कि आपको जो है बेयर एक्ट पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो है आप एग्जैक्ट चीज़ें पता कर पाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या होता है। क्योंकि लक्ष्मीकांत तो प्यारेलाल में क्या होता है कभी कोई कि वो जो अपनी भाषा में लिख देते हैं, तो हम अपनी भाषा नहीं ला रहे हैं, हम एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता देंगे। तो पार्लियामेंट जो है अपने कानून ला करके जो है किसी की भी जो है नाम, पता, मोबाइल नंबर, सॉरी नाम जो है, एरिया जो है, बाउंड्री जो है वो चेंज कर सकती है। जैसे जो है किया भी गया, जैसे जो है उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से कब तोड़ा गया जरा बताओ, हाँ। झारखंड को जैसे जो है किससे अलग किया गया बताओ, छत्तीसगढ़ से। चलो अब दोस्तों प्रोसीजर क्या है, मान लो नाम, पता, मोबाइल नंबर चेंज करना है, आधार कार्ड सुधारना है, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले देखो बिल प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट की चाहिए होती रिकमेंडेशन, क्या चाहिए होती है, रिकमेंडेशन, बात समझ लो। तो बाद में नहीं चाहिए होगी, यस सर। रिफर टू कंसर्न स्टेट, अब भैया जिसके साथ जो है तुम करने जा रहे हो इतना बड़ा गलत काम, उसको भी तो एक बार पूछ लो, लेकिन सिर्फ पूछना है, ज़्यादा राय नहीं लेनी है। स्टेट रिस्पॉन्स इज एडवाइजरी, पार्लियामेंट नॉट बाउंड बाई इट, यानी कि उसकी जो है बस सुन लो, हाँ ठीक। प्रिस्क्राइब टाइम फॉर रिस्पॉन्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड, यानी कि जो है रिस्पांस का टाइम जो है वो बताया जाएगा कब तक जो है रिस्पांस करना है। और अगर कोई रिस्पांस नहीं करता है, मान लो जो है एकदम शांति से बैठ गया, ठीक है कि हम जो है नहीं खाएंगे खाना, तो जो है शांति से बैठे रहो, वगैरह जो है हम जो करेंगे वही होगा, ठीक है। मिर्जापुर का नियम एक ही है कि यहाँ का नियम कभी बदल सकता है, हाँ। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 4, यानी कि आर्टिकल नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द 1st and 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स। ये दोस्तों जो है आर्टिकल 2 और 3 में जो आप अमेंडमेंट करोगे, अब जब 2 और 3 में अमेंडमेंट करोगे तो इससे 4th और 1st शेड्यूल भी तो चेंज होगी। अरे 1st शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, स्टेट यूनियन टेरिटरी लिखी हुई, वो भी तो चेंज होगी जब 2 और 3 को चेंज करोगे। या तो नया स्टेट मिलाओ तब भी देखो 1st शेड्यूल चेंज हो जाएगी या 4th चेंज हो जाएगी, या तो जो है एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसको तोड़ो मरोड़ोगे तब भी जो है 1st और 4th शेड्यूल में जो है गड़बड़ हो जाएगा। हाँ नाम बदल दोगे तब भी तो हो जाएगा, नाम भी तो बदलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना कि राम खिलावन उसमें लिखा रहेगा 1st शेड्यूल में। हाँ एनी लॉ
अच्छा ये सब होगा किससे, तो कानून लाना पड़ता है, ठीक है, एक अमेंडमेंट लाना, मतलब जो है कानून लाना पड़ता है, ला लाना पड़ता है, ठीक है, और तब होता है। क्या लिखा हुआ है, एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall contain such provision for the amendment of first and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequent provisions including provision as to the representation in parliament and in legislature or legislature or assembly or state affected parliament may deem necessary। इसका मतलब ये हुआ जा करके कि ला जितने भी जो है इसके अंदर बनाए जाएंगे, law made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule supplemental, incidental and consequential matter, ये जितने भी लॉ होंगे वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा होंगे, यानी कि जो है अमेंडमेंट उसके लिए आपको करना पड़ेगा। इसलिए देखिए ना, सिक्किम को जो मिला है तो क्या करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा। 35 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 जहाँ तक यही है मेरे हिसाब से, 35 36 है शायद, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसा जो है सच लॉ डू नॉट रिक्वायर द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 306, दे आर नॉट कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आप कहोगे कि सर जो है अभी आपने बोला कि जो है मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों जो सिक्किम है ना, उसके लिए जो है अमेंडमेंट आपको करने पड़े थे, लेकिन यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई भी काम करने से पूर्व, यानी कि चाहे आप आर्टिकल 2 का काम करो चाहे आप आर्टिकल 3 का काम करो, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट जो है आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तुम्हें ना करना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो। आप दोस्तों जो है समझ गए, आर्टिकल 2 और 3 सिक्किम वाले में जो है वो अमेंडमेंट हुआ था, 35 और 36 जो है अमेंडमेंट सिक्किम से रिलेटेड है, एक बात देख लीजिएगा। तो अब मान लो इसे जो है डेली नाम पता चेंज कर रहे हो, तो जो है कि बार बार जो है अमेंडमेंट करोगे, इसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट हो जाएंगे और फिर नंबर भी याद रखना पड़ेगा, इसलिए जो है ये सिस्टम किया गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 368 वाला जो है प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं होगी और कोई जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों जो है कुछ टेरिटरी इंडिया की जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है क्या जो है करना पड़ेगा, अगर जो है हम किसी को जो है अगर टेरिटरी को जो है कब्जिया रहे हैं, ठीक है, या जो है उसके लिए क्या कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे बेरूबाड़ी का दोस्तों एक मामला था, ठीक है, अब बेरूबाड़ी केस जो है आपने 1960 का सुना होगा, इसमें क्या था कि कुछ टेरिटरी वगैरह जो थी, ठीक है, बेरूबाड़ी मामले में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है सोचा कि जो है बेरूबाड़ी जो यूनियन नंबर 12 है वो जो है पाकिस्तान को जो है एग्रीमेंट के तहत दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें वर्डिक्ट था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1960 में बेरूबाड़ी के मामले में, ये तो सर बंगाल का मामला है, ठीक है, पाकिस्तान तब उधर ही था ना, पड़ोसी था। तो कोर्ट ने उसमें कहा कि आप इंडिया की टेरिटरी को किसी को जो है फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकते हो, ले सकते हो, दे नहीं सकते हो। इसका मतलब ये हुआ जा करके कि आप सिर्फ टेरिटरी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और ये सब कुछ कर सकते हो जो आपको आर्टिकल 3 में दे रखी है, लेकिन आप जो है किसी फॉरेन स्टेट को जो है वो टेरिटरी जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि आप किसी जो है फॉरेन स्टेट को जो टेरिटरी दोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जब भी जो है आप किसी फॉरेन स्टेट को जो है टेरिटरी दोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट किस बात का करना पड़ेगा, अमेंडमेंट इस बात का करना पड़ेगा कि आपने जो है टेरिटरी दी। और उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो है आप मतलब ऐसा नहीं है कि जो है भारत का, अगर ये भी थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा कि भारत का अगर सरकार चाहे तो वो जो है किसी की टेरिटरी मतलब किसी भी राज्य को जो है किसी दूसरे को सौंप दे, तो ये जो है ताकत नहीं है, ठीक है। और मतलब जो है ये इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब कर सकती है फिर कुछ भी। तो इसका आउटकम क्या हुआ, इसका आउटकम हुआ कोर्ट के ओपिनियन का कि 9th अमेंडमेंट जो है 1961 में जो है किया गया, ताकि बेरूबाड़ी की जो कुछ जो एक्सचेंज वगैरह थे, ठीक है, कुछ टेरिटरी वगैरह थी, बेरूबाड़ी का मामला जो था, ठीक है, तो वो जो है
टेरिटरी जो है उसको जो है सौंप दी गई। बांग्लादेश नहीं, मतलब उस समय का जो मान लो पाकिस्तान वगैरह, ठीक। और इसके लिए जो है मैं सौंपने के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के लिए, मतलब किसी को अगर सौंपना चाहें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है सौंपते चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा नहीं। अब आ जाइए, तो अब आपको जो है समझ आई बात। आर्टिकल 2 देखो, अब एक बार समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में जो है पूरा बता दिया क्या टेरिटरी है, कितनी टेरिटरी है। 2 में ये बता दिया किसी को मिला सकते हो, ठीक है। 3rd में आर्टिकल में हमने ये बता दिया कि जो है नाम वगैरह, पता, मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर सकते हो। 4th में ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। फिर हमने बेरूवाड़ी की यूनियन में ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसके लिए नहीं ज़रूरत होगी फॉरेन स्टेट को जब सौंप रहे हो। अरे सॉरी, मतलब गलत बोल गया। जब किसी फॉरेन स्टेट को जो है सौंप रहे हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी होगा, ठीक है। जैसे 9th अमेंडमेंट एक्ट किया गया इसके लिए, जब बेरूवाड़ी का जो है कुछ टेरिटरी वगैरह सौंपी गई, ट्रांसफ़र, ठीक है। और साथ ही में जो है ये भी वार्निंग दी कि जो है ऐसा नहीं कि जो है कुछ भी तुम मतलब सौंपते रहोगे टेरिटरी वगैरह, जितनी तुम्हें क्षमता दी गई उतनी काम करो, ठीक है। फिर उसके बाद नेहरू नून एग्रीमेंट भी आपको एक पता होना चाहिए। ये एग्रीमेंट दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। इसका काम था कि कुछ एक्सचेंज करना था इनक्लेव को, ठीक है। बॉर्डर के जो बॉर्डर था उसमें जो है कुछ इनक्लेव थी, उनको जो है एक्सचेंज करना था कि ये तुम ले लो, वो हमें दे दो, वगैरह वगैरह जो है। क्योंकि जब आज़ादी हुई थी 1947 में, आपने देखा ना कैसा जो है मारकोट वगैरह मचा था, जिस पर भी बंगाल फाइल भी बनी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो है ऐसा कोई एग्रीमेंट जो है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो है टेरिटरी जा रही है। तो इसके लिए भी जो है 9th अमेंडमेंट जो है वो किया गया ताकि जो है टेरिटरी को जो है सौंपा जाए, ठीक है। तो नेहरू नून एग्रीमेंट का सीधा संबंध दोस्तों बेरूवाड़ी से ही है, ठीक है। तो नेहरू नून एग्रीमेंट जब हुआ था तो उसी को इफेक्टिव करने के लिए बेरूवाड़ी का यूनियन का केस हुआ। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट भैया करके लाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। मिला सकते हो, ठीक है, और जो है चेंज कर सकते हो। आर्टिकल 2 और 3 में जो है अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप जो है किसी को सौंप रहे हो टेरिटरी तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दोस्तों बांग्लादेश का लैंड टेरिटरी जो एग्रीमेंट था, लैंड बाउंड्री का एग्रीमेंट था, वो भी जो है 1974 से जो है चला आ रहा था, जिसको अब जाके साल हो पाया है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश ने जो है कुछ एग्रीमेंट के तहत जो है एक्सचेंज कर लिए हैं इनक्लेव को, ताकि बाउंड्री जो है इशू सॉल्व हो जाए, ठीक है। जिसमें जो है ये 100th अमेंडमेंट किया गया 2015 में, और इसके तहत जो है 111 इंडियन इनक्लेव जो है और 51 बांग्लादेश की इनक्लेव जो है उनको जो है एक्सचेंज वगैरह किया गया। तो ये बांग्लादेश के साथ भी लैंड एग्रीमेंट था, विवाद था। दूसरा दोस्तों एक मामला और है जो अक्सर जो है न्यूज़ में रहता है, कच्छातीवू आइलैंड। ये जो है एक इनहैबिटेटेड जो है आइलैंड है श्रीलंका से, जिसको हमने श्रीलंका को दे दिया था एग्रीमेंट के तहत 1974 और 76 तरफ। इसमें जो लीगल चैलेंज ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है फिल की है एक पिटीशन को। दरअसल ये जो है मछली पकड़ने जब कोई लोग जाता है तमिलनाडु का, तो जो है वो श्रीलंका वाले पकड़ लेते, पुलिस आर्मी वगैरह जो है। तो ये चैलेंज है, तो वहाँ पे जो है तमिलनाडु सरकार चाहती है इसको वापस मिल जाए, लेकिन 74 और 76 में श्रीलंका को सौंप चुके हो। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है पिटीशन, जिसमें चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के एग्रीमेंट की, कि इसके लिए भी जो है अमेंडमेंट करना चाहिए। वो तो अमेंडमेंट हुआ ही नहीं कुछ। तो ये सही बात बोले, एकदम बिल्कुल सही बोले बेटा। तो मैटर अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे नेशन बिल्डिंग में चैलेंजेस क्या आते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो प्रिंसली स्टेट थे। सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी कि रीऑर्गेनाइजेशन भी करना था स्टेट का, ठीक है। अब स्टेट जो है कैसे बनेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्योंकि चल रहा था क्या सिस्टम, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो उसको स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैसे बनेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा स्टेट का, क्या भाषा के आधार पे होगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे होगा, क्या पॉलिटिकल के आधार पे होगा, ये आज़ादी के समय बड़ी समस्या। डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसा क्या करेगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसे आएंगे, बड़ी समस्या थी आज़ादी के समय। डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल वगैरह। इसके लिए दोस्तों कमीशन बनाएगी। कमीशन पहली बनाएगी धर कमीशन। धर चूँकि इसको जो है एस के धर लीड कर रहे थे, ये 1948 में बनाएगी। इसने कुछ रिकमेंडेशन दी कि पूरा देश जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पे जो है बनाया जाए, डिवाइड किया जाए, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन कैसे किया जाए, प्रशासन के तौर पे, प्रशासन की सुविधा के लिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने जो है
ये बातें बताई। लेकिन इससे जो इसने जो है इसने ये भी वार्निंग दी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे जो है नेशनल जो राष्ट्र की एकता है वो जो है खंडित हो सकती है। तो इन्होंने जो है क्या क्या क्राइटेरिया बताए, ज्योग्राफिकल और जो है फाइनेंशियल। अब ऐसा नहीं कि स्टेट बना दो उसमें फाइनेंशियल को रिसोर्सेज ना हो। आप देखिए ना सारे स्टेटों को जरा गौर से देखिए, सबके पास कुछ ना कुछ तरकीब है। जैसे मुंबई फिल्म सिटी के लिए है, ठीक है, राजस्थान जो है वो अपने चीज़ों के लिए जाना जाएगा, झारखंड के पास कोयला है, उत्तर प्रदेश के पास अलग है, बिहार के पास दबंगई है। मतलब ऐसे जो है हर स्टेट के पास अपने हथकंडे हैं। तो फाइनेंशियल रिलायंस भी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल जो है ऐसा कुछ उसके पास रिसोर्स वगैरह हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन बढ़िया चल पावे, डेवलपमेंट पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं सजेस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे सजेस्ट किया किसने, धर कमीशन ने। तो लोगों ने कहा कि ना बेटा इसे काम नहीं चलेगा। तो फिर बनी JBP कमेटी। JBP कमेटी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने दोस्तों जो है फिर एक बार रीअफर्म किया धर कमीशन को, कहा कि सिक्योरिटी, यूनिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के आधार पे ही तो बनने चाहिए स्टेट। तो इन्होंने जो है नए प्रोविंस जो है उनको कुछ सालों के लिए डिले कर दिया। तब तक क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि स्टेट फॉर्मेशन को लेकर के पोट्टी श्रीरामुलु ये हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तेलुगु स्पीकिंग एरिया से। ये कह देते हैं कि आंध्रा स्टेट बनना चाहिए, और इससे जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, जिससे जो है पहला स्टेट बनाना पड़ता है डिमांड के कारण, और आंध्र प्रदेश पहला जो है लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट बन जाता है, तेलुगु बोला तो बनाना पड़ गया 1953 में। और जब एक कूद पड़ा तो फिर दूसरा भी कूदेगा। फिर बनती है फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन जो है ये इतने ईयर में बनी, 1953 और 55 में बनानी पड़ी। इसके जो मेंबर थे वो थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर। इन्होंने 4 फैक्टर बताए कि कल्चरल और जो है लिंग्विस्टिक आधार हो, नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी बनी रहे, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी हो, और जो है वेलफेयर जो है लोगों का हो, और नेशन बन पाए। इन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया। इतने सारे फैक्टर इन्होंने बताए। इन्होंने कहा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक बनना चाहिए 1956 में, जिसमें 14 स्टेट डालो और 6 यूनियन टेरिटरी डालो, और उनके बेसिस क्या रहेंगे बनाने के, तो ये 4 फैक्टर हैं। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C टेरिटरी है ना, उनको ख़त्म कर दो जो भी चल रहा है, और एक जोनल काउंसिल बनाओ, जिससे ये जो जोनल काउंसिल बनाओ जो है इन स्टेट के साथ जो है कोऑपरेशन करेगी। जोनल काउंसिल जैसे आज नीति आयोग है वैसे जो है जोनल काउंसिल बनाओ। अच्छा, तो दोस्तों अब आपको वो फाइनली मुहूर्त आ गया है, जब गाड़ी आ गई है, जब मैं आपको पार्ट बताऊं कि ये होता क्या था। दोस्तों उस समय जो है पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D में जो है स्टेट बटे रहते थे, ठीक है। जैसे जो है आप कहोगे क्या सर इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है? यस, पूछा जा चुका है। जैसे इसमें जो है आप पार्ट में देख लीजिएगा, जैसे पार्ट A में जो है टोटल 9 पार्ट A में स्टेट थे, ठीक है। और ये जो है इंडिया के पहले के जो गवर्नर के जो प्रोविंस होते थे, गवर्नर के जो है प्रोविंस थे वो थे, ठीक है। और ये स्टेट जो है ज़्यादातर गवर्नर के द्वारा रूल किए जाते थे। तो इनके नाम वगैरह आप देख लीजिएगा, जैसे बॉम्बे हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, ये सब पार्ट A में थे। इनको गवर्नर के द्वारा रूल किया जाता था, ठीक है। उसके बाद पार्ट B में क्या थे, तो ये दोस्तों कुल 8 स्टेट थे, ठीक है। और ये जो है प्रिंसली नेशंस थे जिन्होंने जो है इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और ये जो है पार्ट B में चले गए, ठीक है। इनमें राष्ट्र प्रमुख वगैरह जो है आज आते थे, जैसे इनके मैं बता देता हूँ। मैसूर है, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, और जो है राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन, सौराष्ट्र, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, और मध्य भारत, और ये सब 8 पार्ट B में। पार्ट C में जरा देख लीजिए, तो पार्ट C जो है ये अगर बात की जाए तो इसमें जो है चीफ कमिश्नर की प्रोविंस थी, ठीक है। ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, और इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हेड करते थे LG, ठीक है। आज भी LG होते हैं UT में। तो जैसे इसके बात कर लो तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कच्छ, अजमेर, बिलासपुर, विंध्य प्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, मणिपुर, कुर्ग, ये सब पार्ट C में आते थे। पार्ट D में जो है वो एक्सट्रीमली जो है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह जो है पार्ट D में थे। ये जो है इनको जो है प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता था वो एक चीफ कमिश्नर जो है वहाँ पे देखभाल के लिए जो है बनाता था नियुक्त करता था। इनकी लिमिटेशन अब बता दीजिए, तो इन्होंने जो है पॉपुलेशन की साइज़ को जो है वो इग्नोर कर दिया, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट थे उनके अंदर पॉलिटिकल पावर आ गई। जैसे आज भी आप देखिए तो पॉलिटिकल पावर किसके पास ज़्यादा है? नॉर्थ इंडिया के पास। नॉर्थ इंडिया दोस्तों मेन लैंड है, और जो साउथ वाले हैं वो रिम लैंड है, रिम साबुन वाला रिम लैंड है, ठीक है। तो साउथ इंडिया के पास इकोनॉमिक पावर है। अब एक सवाल ये पैदा हुआ जाकर के कि भैया जो है तुमने पॉपुलेशन को तो इग्नोर कर दिया स्टेट सब बना दिए,
अब कौन सी सीट जो है किस स्टेट के पास कितनी सीटें रहेंगी, ये जब पॉपुलेशन हो तो देख लो। अब तुम कहोगे सर पॉपुलेशन का देख के क्या कर लोगे, अरे पॉपुलेशन जब देख के करोगे तो लोग जो है पॉपुलेशन की तरह से काम करेंगे। अगर तुमने पॉपुलेशन पे कुछ रोकथाम ना लगाई तो लोग पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और वो जो है फिर डिस्करेज ही नहीं होंगे। यही तो तरीका होता है। तो ये थोड़ा सा भूल गए ये लोग। अब दोस्तों क्या हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन बनी। डिलिमिटेशन कमीशन दोस्तों क्यों बनी, क्या कारण था, तो इसने जो है नंबर ऑफ सीट जो है फिक्स की जाए स्टेट लोकसभा और स्टेट असेंबली में, यानी कि लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा होती हैं उनमें स्टेट उसमें जो है कितनी सीटें कहाँ से जाएंगी। आप कहोगे सर कितनी सीटें कहाँ से जाएंगी, दिक्कत क्या है यार, दिक्कत इस बात की है कि मान लो नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा सीटें जो है लोकसभा में है, साउथ की सीटें जो है बहुत कम है, तो इससे पावर किसके पास डोमिनेट रहता है, नॉर्थ के पास डोमिनेट रहता है, साउथ के पास मिलता ही नहीं है। जबकि साउथ वालों का आर्गूमेंट ये रहता है कि भैया हम तो पॉपुलेशन भी रोके हैं और हमें ये तुम सजा दे रहे हो कि हमारी जो पॉलिटिकल पावर है वो तो दिखती ही नहीं पार्लियामेंट में कभी भी। क्या तुम आर्गूमेंट दे देते हो, तुम कह देते हो तुम्हारी पॉपुलेशन कम है तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव कम होगा, इसका मतलब हम क्या पॉपुलेशन बढ़ाने लगे। तो अभी तुमने देखा होगा कि साउथ में जो है कोई नेता था उसने कहा था पॉपुलेशन बढ़ाओ, तो ये बवाल हमेशा मचा रहता। तो इसके लिए दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन पे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से पूछा गया था, ठीक है। तो अब तक 4 बार जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है बन चुकी है। एक 1952 में बनाई गई, एक 1963 में बनाई गई, 1973 बनाई गई, एक 2002 से 2008 में बनाई गई। इसने जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने SC और ST को रिजर्व सीटें देने का भी जो है काम किया। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई है, ठीक है, कानून से बनाई गई डिलिमिटेशन कमीशन। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन मैंने आपको बताया 1952 में हुई, जो 1951 की जनगणना के आधार पे हुई थी, यानी कि उसमें डेटा जो उठाया गया था वो किस आधार पे उठाया गया, 1951 की सेंसस के आधार पे, कि सेंसस होगी उसमें देखेंगे डेटा वगैरह, फिर उस हिसाब से जो है डिलिमिटेशन करेंगे, सीटें जो है लोकसभा में कितनी जाएंगी वगैरह वगैरह। उसके बाद 1961 में जो है जो जनगणना थी उसके आधार पर 1963 में डिलिमिटेशन हुआ था। 1971 में जो है जो सेंसस हुई थी उसका 1973 में डिलिमिटेशन हुआ था। उसके बाद जो है 2001 में जो सेंसस हुई थी उसका जो है डिलिमिटेशन 2002 और 2008 में हुआ था। अब हुआ क्या है कि लोकसभा की जो सीटें हैं अब वो फ्रीज हो चुकी हैं। फ्रीज किस बात पे हो चुकी हैं कि अब जो है जैसे मैं आपको बता दूं रिसेंट का कि 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, जिसने क्या किया और जिसने ये कर दिया कि जो सीटें हैं लोकसभा में वो 2001 तक फिक्स रहेंगी। कब, किस सेंसस के आधार पे, 1971 की सेंसस के आधार पे, यानी कि 1971 की जो सेंसस थी उसी के आधार पे जो लोकसभा या स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें सीट फिक्स रहेंगी। कब तक, 2001 तक। और ये किया किस अमेंडमेंट के द्वारा गया, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है 84th अमेंडमेंट करके 2026 में 2001 की जनगणना से लिंक कर दिया। यानी कि आज जो है वो चलता है, किससे चलता है, वो 2001 की जनगणना से चलता है। कब तक फिक्स कर दिया, 2026 तक, यानी 2026 में फिर होगी, हाँ फिर होगी, फिर अमेंडमेंट होगा, यस फिर होगा। तो 84th अमेंडमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया। अब बात आपको समझ आ गई, ठीक है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लीजिए, तो 82 जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट को कहता है कि एक जो है डिलिमिटेशन एक्ट बनाओ, हर सेंसस के बाद जो है लोकसभा की जो बंटवारा होगा सीटों का उस पर जो है काम करेगी। 170 में जो है एक डिलिमिटेशन 170 आर्टिकल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर डिवाइड करना होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब इसका काम क्या होता है, देखो जो है सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो इससे जो है इक्विटी बढ़ती है। इक्विटी का मतलब कि SC और ST का जो है रिप्रेजेंटेशन भी जो है पार्लियामेंट में हो, स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में हो और लोकसभा में ऊपर हो। और इससे जो है 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू जो है इंश्योर होती है। ऐसा नहीं कि जो है नॉर्थ वालों के पास ज़्यादा ताकत है, साउथ वालों में कम ताकत है, यहाँ के वोट की ताकत कम है, वहाँ की वोट की ताकत ज़्यादा है। इससे फेडरलिज्म भी मजबूत होता है और इससे जो है पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है। जैसे सीटें जैसे मान लो जो है, लेकिन इसका दूसरा काउंटर आर्गूमेंट ये भी है कि अगर मान लो जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा सीटें भी तो बनानी पड़ेंगी, ज़्यादा लोग काम करेंगे तभी तो काम बन पाएगा। तो अगर हम कम कर देंगे तो ये तो जो है ऐसा हुआ कि हम देश को जो है एक तबके को ऐसे छोड़ दें उनकी जो है उनके ऊपर, कि उनके हम सज़ा दें कि जो है तुमने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की इसलिए जो है तुम्हारी ये सज़ा है, तो तुम्हें मतलब कम सीटें देंगे। तो ये तो बात नहीं हुई जा करके, तो ये भी एक काउंटर आर्गूमेंट रहता है। तो हर पक्ष को सुनना चाहिए। हाँ गलती उनकी जरूर है कि पॉपुलेशन नहीं, वो बात अलग है। तो उसके पीछे एजुकेशन बढ़ाइए वगैरह वगैरह बढ़ाइए तो सरकार का ही तो काम है। कंसर्न क्या है, तो कंसर्न इससे दोस्तों ये हो जाते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी हो जाती है, ठीक है, और फंडिंग और रिसोर्स जो है नहीं मिल पाते जो है स्टेट्स को। जैसे जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सबको तो सबको मिले, तो इसीलिए सब चाहते हैं कि लोकसभा में जो है हमारी सीटें ज़्यादा हो, हमारी सीटें ज़्यादा हो, पॉपुलेशन कंट्रोल।
इंटरनेशनल दोस्तों प्रैक्टिस देख लें, जैसे अमेरिका में मैं आपको बता दूं 435 टोटल हाउस की सीटें हैं और ये हर सेंसस के बाद जो है बांटी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल प्रोपोर्शन में। और मिनिमल चेंज ही लगभग होता है स्टेट की रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, अमेरिका की। यूरोपीय यूनियन में जो है वो 720 हैं, ठीक है, और इसमें जो है और लार्जर स्टेट जो है उनके पास जो है कम रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है, और जबकि जो है स्मॉलर स्टेट से। अब आप कहोगे सर लार्जर स्टेट का कम रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि लार्ज स्टेट तो बन चुके हैं लखपति करोड़पति, अब छोटे लोगों का तो वहाँ पे डिग्रेसिव प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनलिटी। डिलिमिटेशन कमीशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट की जाती है, जिसको जो है ये इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वर्क करती है। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ये फिक्स करती है कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री को, ठीक है, और ये जो है पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसको भी जो है फंक्शन करने का काम करती है। ये जो है SC और ST की रिजर्व सीटें जो है हो सकें और इसके लिए भी, और ये जो है ये फोर्स मतलब जो है इसके ऑर्डर को जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड। तो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन हो सके और फेडरल इक्विटी बनी रहे, ठीक है, लोकसभा सीटों पे जो है कैप लग सके। जोनल काउंसिल क्या होती है? जोनल काउंसिल जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये बनाई गई थी, फजल अली आयोग की, अभी मैंने आपको बताया था। ये जो है जोनल काउंसिल, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन को जो है मजबूत करना, लिंग्विस्टिक रीजनल जो हॉस्टिलिटीज पैदा होती हैं उनको जो है रोकना, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, इंटर मतलब स्टेट और स्टेट के बीच में उनका कोऑपरेशन को बढ़ाना। जोन इसके 5 बनाए गए थे, नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और जो है वेस्टर्न और जो है साउथर्न, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक अलग से बनाई गई थी, वो 1971 में बनाई गई थी, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई गई थी। इसके चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन जो है वो बदलते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया। और प्लानिंग कमीशन मैं आपको बता दूं तो 1950 में बनी थी पहली बार प्लानिंग कमीशन और 2015 तक चली, और 2015 में नीति आयोग बन गया, ठीक है। और उसके बाद जो है नीति आयोग अब थिंक टैंक के लिए काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। नीति आयोग हमारे देश में क्या करता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उससे आपको कनेक्ट हो जाएगा, और नहीं देखे होगे तो फिर भाई से जो है अभी भी नहीं देख रहे हो। चेयरपर्सन दोस्तों जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी थी, 2015 में खत्म हो गई। इसका काम क्या था? तो योजना बनाना, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, और जो काफ़ी फेमस चलती है हमारे देश में, चलती थी। 2015 में खत्म हो गया मामला। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी जो है 1952 बनाई गई थी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संविधान में नहीं थी, नॉन स्टैच्यूटरी मतलब कोई कानून से नहीं बनाई गई थी, ऐसे बना दी गई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका दोस्तों जो है नेशनल डेवलपमेंट को जो है प्लानिंग को जो है स्ट्रेंथ करना। इसके PM मेंबर और PM यूनियन मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन के मेंबर जो है इसके मतलब जो है मेंबर होते थे, इसी प्लानिंग कमीशन के मेंबर इसके मेंबर होते थे, मेंबर PM वगैरह। ये दोस्तों अब जो है नीति आयोग में फंक्शन हो चुकी, तो आज जो है अब जो है वो प्लानिंग कमीशन जो है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह किसने ले ली है? वो ले ली है नीति आयोग ने। अब देखिए ये जो है मैंने आपके सामने लिस्ट डाल दी है कि हमारे देश में कौन सा स्टेट कौन से एक्ट के द्वारा कब बना। जैसे आंध्र प्रदेश फलाता, ये जो है 1 नवंबर 1956 में बना। महाराष्ट्र इस दिन को बना, इस डेट को बना। और ये जो है पहले क्या था तो उसका जो है नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये जो है किस एक्ट के द्वारा फॉर्म हुआ, जैसे एक एक्ट बनाना पड़ेगा ना तो उसके लिए उसके द्वारा फॉर्म होगा, क्योंकि लॉ बनाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था आर्टिकल 3 में कि एक लॉ के द्वारा होगा, तो एक्ट बनाना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र जैसे जो है वो भी जो है इससे बना इस तारीख को। गुजरात, आप कहोगे सर ये क्या जानना ज़रूरी है किस तारीख को बना? देखो 2 चीज़ें जान लेना कि पहले का नाम ये दिखा है, मतलब उससे पहले उसका नाम क्या था। जैसे केरल का पहला नाम त्रावणकोर था, कौन से एक्ट से बना है। और ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से एक्ट से बना है और पहले नाम उसका क्या था। UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही कर्नाटक, ये जो है मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये जो है सबके स्टेट के मैंने PPT में डाल दिया। PPT में आपको बता दूं एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमसे ये इजीली PPT मांग लीजिएगा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड था उसमें क्वेश्चन में, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे मैंने सारे डाल दिए हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट मैंने आपकी जो है PPT डाल दी है ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो पूरा मामला मैंने आपको डाल दिया है। ऐसे दोस्तों यूनियन टेरिटरी भी जो है ऐसे बनाई गई थी, ठीक है। सबसे पहले अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड दीव,
तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है इनको मर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये 26 जनवरी 2020 में मर्ज हो चुकी हैं। याद रखिएगा, पहले अलग अलग होती थी, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, ये पता होना चाहिए कि मर्ज हो चुकी है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। लक्षद्वीप, ठीक है, इसकी तो अलग ही कहानी है, पाकिस्तान पहुँच नहीं पाया, हम लोग पहुँच गए, झंडा गाड़ दिया जा करके, हो गया अपना। दिल्ली जो है, ठीक है, पुडुचेरी, लद्दाख और जो है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो है सबके मैंने पूरा डेटा डाल दिया है। आप हमसे ये पीपीटी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मांग लें जा करके, आराम से पढ़ लें जा करके, क्योंकि इसमें हम क्या बताएं, वही चीज़ है कि ये जो है इस एक्ट के द्वारा बनाई गई, पहले ये नाम इसका था, बात खत्म। और कुछ जो बातें जाननी है वो यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी ने क्या पूछे हैं। तो यूपीएससी ने दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एस्टैब्लिश्ड, रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद सूटेबल इलस्ट्रेशंस। यानी कि जो है काउंसिल, इस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं वो जो है कैसे बनाई जाती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कैसे बनाई जाती हैं, और उनकी जो है वर्किंग और करंट स्टेटस जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है आप दिखाइए कि जो है करंट के मामले में आप दिखाइए, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता है कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, विधानसभा, वैसे विधान परिषद भी होती है, तो कैसे बनती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट को जब स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो, तो जो है उनकी स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाती है, ठीक है, तो बना दी जाती है। और ये जो है उनकी रिक्वेस्ट पे जो है हो सकता है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्वयं से भी जो है बना सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको चाहे तो जो राज्यसभा है वो स्टेट लिस्ट पे, चूँकि सब मतलब जो है वो जो है रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो है इसका बना दो, तो वो जो है बना देगी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मैं आपको बता दूँ पार्लियामेंट से बनती हैं, ठीक है, किसी स्टेट के लिए। हालांकि और जैसे जो है यूनियन टेरिटरी भारत में मैं आपको बताऊँ तो जो है यूनियन टेरिटरी, ये कहाँ से मैंने डाल दिया अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 2021 में यूपीएससी ने पूछा था, ये मैंने बताने के लिए जो है आपको डाल दिया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है, ठीक है। इसको डिटेल में मैं जो है सॉल्व करवाऊंगा आपका, जब मैं आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर जब आएगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आप जान लो कि ये पूछा जा चुका है। अब दोस्तों यूनियन टेरिटरी हमारे देश में जो है किस आधार पर बनती है यूनियन टेरिटरी, तो पहला तो हो गया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के तौर पर भी जो है हमारे देश में यूनियन टेरिटरी बन सकती है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़। तो ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बनाई गई है दिल्ली और चंडीगढ़। जैसे दिल्ली दोस्तों हमारे देश की राजधानी है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के द्वारा जो है बनाई गई है, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है वो भी जो है यूनियन टेरिटरी है हमारे देश की, ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की जो है टेरिटरी मतलब कैपिटल है। कल्चरल डिस्टिंक्शनेस के कारण भी जो है यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है, जैसे पुडुचेरी हो गई, दादरा एंड नगर हवेली हो गई, गोवा दमन एंड दीव हो गया, ये सब कल्चरल आधार पे जो है काफ़ी जो है फेमस है कल्चरल, ठीक है। तो पुडुचेरी वगैरह, ठीक है, तो ये फ्रेंच की कॉलोनी हो चुकी है, आपको पता ही है, ठीक है। इसका यूनिक कल्चर है इसका। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके लिए बनाया गया था 1962 में, तब ये जाकर के मतलब आई थी अस्तित्व में। और इसमें जो है मैं आपको बताऊं तो जो है ये टेरिटरी जो है इंडिया में इंटीग्रेट हो गई, और इसमें जो है आर्टिकल 239A से जो है इसको ताकत मिलती है, आर्टिकल 239A से, और आर्टिकल 239AA से जो है दिल्ली को मिलती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 239A को जो है प्रयोग करके, पार्लियामेंट 239A का प्रयोग करके जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है लेजिस्लेचर को किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए। तो पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी पार्लियामेंट के पास ताकत कहाँ से आती है, लेजिस्लेटिव इस्टेब्लिश करने की, लेजिस्लेटिव इस्टेब्लिश करने की जो ताकत आती है लेजिस्लेचर, वो आती है आर्टिकल 239A से, किसको, यूनियन पार्लियामेंट को। दादरा एंड नगर हवेली 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो मिलाई गई थी भारत में, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव ये जो है मर्ज हो गए 26 जनवरी 2020 को। और गोवा दमन एंड दीव जो है ये 12th अमेंडमेंट के द्वारा जो है मिलाया गया था इनको भारत में, ठीक है। और गोवा जो है इसको स्टेटहुड का दर्जा 1987 में दिया गया, पहले यूनियन टेरिटरी होती थी। दमन एंड दीव को जो है यूनियन टेरिटरी जो है रीनेम की गई, ठीक है। और 26 जनवरी 2020 को जो है दमन एंड दीव को मिला लिया गया, किसमें, इसी में, दादरा एंड नगर हवेली में। दोस्तों अगला यूटी बनाने का कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, जैसे अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो ये सब जो है स्ट्रेटेजिक इनकी इंपॉर्टेंस है। अगला दोस्तों कारण ये भी हो सकता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट देना हो गया, जैसे मान लो कोई कमज़ोर वगैरह है, ठीक है,
तो वो भी कारण हो सकता है। कोई ट्राइबल बैकवर्ड है या स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा देना है, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। आपको होगा सर जो है ये कहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, फालतू में फेंक रहे हो। अरे यार, ये होते थे, अब नहीं है, ठीक है। तो अब इनको स्टेट मिल चुका है, लेकिन दर्जा इनको ये पहले यही सोच के दिया गया था, बैकवर्ड वगैरह। अच्छा, अब दोस्तों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लीजिए जरा यूनियन टेरिटरी का। तो यूनियन टेरिटरी आपको आर्टिकल 1 में मिलेंगी। 239 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनियन टेरिटरी का, उसके बारे में है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्टर करते हैं यूटी को अपने किसी एक उत्तराधिकारी के द्वारा, जिसका नाम एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो है गवर्नर, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके द्वारा जो है प्रेसिडेंट जो है वो कंट्रोल रखते हैं किस पे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं किसका, यूटी का। आर्टिकल 239A जो है वो क्रिएशन के बारे में बात करता है। लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यूनियन टेरिटरी में जो है पार्लियामेंट को ये ताकत 239A से मिलती है, जैसे पुडुचेरी हो गया। 240 आर्टिकल में जो है ये पावर है प्रेसिडेंट को कि वो जो है रेगुलेशन बना सकता है सर्टेन यूनियन टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। और रेगुलेशन बना सकता है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रेगुलेशन नहीं बनेगी फिर पार्लियामेंट से, वहाँ से प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 241 क्या कहता है, ये दोस्तों जो है हाई कोर्ट को जो है इस्टेब्लिश करने की बात करता है यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी के लिए जो है हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की जा सकती है। अब स्पेशल प्रोविजन कुछ देख लीजिए, जैसे दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, आर्टिकल 239AA 69th अमेंडमेंट 1991 के तहत जो है बनाई गई थी, ठीक है। तो दिल्ली जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी वहाँ पे है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं, तो पार्लियामेंट ने जो है बनाई होगी 239AA के द्वारा जो है बनाया इसको। ए का मतलब जो है अमेंडमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो है पार्लियामेंट के पास ताकत है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो है लैंड, ये ताकत आज भी जो है पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि देश की जो है वो कैपिटल है। और सीधी सी बात है, तो सेंटर के पास ताकत रहनी चाहिए। और इसको लेकर के लड़ाई झगड़ा जो है अक्सर दिल्ली और सरकार के बीच में, सेंटर और दिल्ली के बीच में होता रहता है। इसी को लेकर के 2-3 क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ भी चुकी है, तो इतनी इंपॉर्टेंस की है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्लेरिफाई कर दिया है कि दिल्ली का लेजिस्लेटिव जो पावर है वो सेंट्रल ओवरसाइट पे ही रहेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, ठीक है। तो 69th अमेंडमेंट यही दिल्ली में पूछा था कि रिसेंट रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, डू यू थिंक दैट दिस विल गिव राइज टू अ न्यू ट्रेंड इन फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन फेडरल पॉलिसीज। मतलब फेडरल सिस्टम जो है वो बेकार हो रहा है, कि जो है मतलब एक प्रकार से कन्फ्लिक्ट, संघर्ष पैदा हो रहा है यूनियन और सेंटर और जो है इसके दिल्ली के बीच में। तो 69th जो अमेंडमेंट के द्वारा जो दिल्ली बनाई गई, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र जो घोषित किया गया आर्टिकल 239AA के द्वारा, ठीक है। तो मतलब उनको ताकत ही नहीं देना, एलजी बार बार रोड़ा लगा देता है कुछ ना कुछ काम में, काम ही नहीं करने देता है। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट दिया था, उसी को लेकर क्वेश्चन ये पूछा गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे ज़्यादा ताकत यहाँ पे सेंटर के पास ही रहेगी। वो जो है सेंटर जो है अपना पुलिस ऑर्डर, पब्लिक और लैंड के जो है लिए जो है वो जो वहाँ के गवर्नर जो होता है, गवर्नर क्या जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता होगा, है तो हाँ एलजी होता है, ठीक है। तो वो रोड़ा लगाता रहता है, तो फिर लड़ाई चलती है, फुट पड़ती है, कलाई पड़ती है, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका पूरा फ्रेम है रखा हुआ है, इसको जो है आप देख लीजिएगा। तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं टोटल, ठीक है। और उनको जो है लॉ मेकिंग पावर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे है, ठीक है। कुछ पुलिस ऑर्डर, पब्लिक और लैंड को छोड़ दीजिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर के द्वारा और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है एडवाइस देते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कोई भी जो है एनी मैटर ऑफ डिफरेंस विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जब भी कोई वैसा मैटर होता है प्रेसिडेंट को बताता जा करके, जैसा कि सीधा सी बात होती ही है। चलिए अगला 2018 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2018 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दरअसल जो 2000 मैं आपको बता दूं 2018 में भी एक जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इसी से मामले से रिलेटेड दिया था, ठीक है। एनसीटी वर्सेस दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, यानी कि केंद्र और दिल्ली के बीच में केस था। तो इसमें जो है सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया था। और जो है उसमें कहा था, उसमें दरअसल पॉजिटिव बोला था दिल्ली के खिलाफ, मतलब नहीं दिल्ली के लिए जो है पॉजिटिव बोला था कि दिल्ली जो है उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। लेकिन जो बाद में वर्डिक्ट दिया 2023 में जो वर्डिक्ट दिया उसमें जो है ये बात बोल दी कि जो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड जो है ये अभी जो है पार्लियामेंट मतलब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बने रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि एक पहले पॉजिटिव बोला जुलाई 2018 में, फिर 2023 में जो है कुछ दूसरा बोला। तो ये जो है 2018 वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि पॉजिटिव था, तो उसे पूछ दिया था क्या इससे टसल सेट हो जाएगा मामला। पुडुचेरी जो है वो 239A से जो है उसको जो है आर्टिकल से प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी लेजिस्लेचर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं पुडुचेरी में।
और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी में, पुडुचेरी, कराईकाल, महायानम, और लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और यही चीज़ें हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जो है उसको जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस उसका है, और वहाँ का दोस्तों जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहले होता था, और उसको जो है इंटरनल मैटर एक्सेप्ट डिफेंस और कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर में जो है ये सब पहले था, ठीक है। लेकिन 5 अगस्त 2019 में आपको पता है कि जो है धारा 370 खत्म हो गई, और फिर ये जो है यूनियन टेरिटरी बन गया, और ये जो है यूनियन टेरिटरी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 कटने के बाद जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब से जो है यूनियन टेरिटरी था। अब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो वहाँ पे बन चुकी है, ठीक है, और वहाँ पे लेजिस्लेचर आ चुका है। अब जो है वहाँ पे चुनी हुई सरकार जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब दोस्तों जो है इससे रिलेटेड 2025 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। आप जरा लेक्चर की महानता को समझिए कि तुरंत के तुरंत बातें हो रही हैं, समझ रहे हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो अपडेटेड ना हो। तो डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019, ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो है यहाँ पे आपको बताना है, सिंपल सी बात है। तो जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों नेचर क्या है? तो नेचर यही है कि यूनियन टेरिटरी है, अपना जो है लेजिस्लेचर है जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का। लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर है, ठीक है। और लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेचर है, और इसमें जो है धारा 370 हट चुकी है। 239 से जो है यूटी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पार्लियामेंट को जो है ताकत मिलती है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हुए हैं। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के मनोज सिन्हा है शायद, जिनको जो है थोड़े दिन पहले जब वो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था तो आपने देखा होगा। आर्टिकल 239A जो है सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, वो दोस्तों जो है जम्मू एंड कश्मीर तक भी जो है जाता है, यानी कि उसको भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो है पुडुचेरी की जैसे ही जो है और जो है यहाँ पे भी प्रोविजन है पुडुचेरी की तरीके से ही आप मांग सकते हो जम्मू एंड कश्मीर को। और दिल्ली जबकि जो है वो आर्टिकल 239AA से उसका संबंध दिल्ली का, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर की बात की जाए तो जो है जम्मू एंड कश्मीर की, तो दोस्तों जो है लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे है। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो कुछ औकात में रहना पड़ेगा। सेक्शन 36 जो है वो कहता है कि मनी बिल या किसी प्रकार का जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, और ये फिजिकल ऑटोनॉमी को जो है कम करता है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। और रिजर्व पावर है, पार्लियामेंट जो है ओवर राइटिंग लेजिस्लेटिव पावर उसके पास अभी भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे काम क्या है? तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है कंट्रोल उसी पे रहता है, उसी का रहता है। डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, असेंबली के जुडिशन के बाहर। और यहाँ पे 2 वुमेन जो है मेंबर भी जो है नॉमिनेट होंगे, ठीक है, अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो। यहाँ पे जो है इंश्योर ये भी किया जाएगा कि एसटी जो शेड्यूल ट्राइब के हैं वो लोगों को भी जो है शामिल किया जाए। आपको पता होना चाहिए जब जो है हरी सिंह थे तब जो है वहाँ पे कुछ जनजातीय लोग भी रहते थे। और यहाँ पे दोस्तों असेंबली का स्ट्रक्चर वो जो है यूनिकैमरल है, काउंसिल यहीं है, यहाँ पे खत्म कर दी गई है। टर्म जो है 5 साल होता है, पहले जो है 6 साल होता था पहले। और यहाँ पे सीट जो है वो रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। 24 सीट दोस्तों जो है पीओके के लिए भी स्पेशल रखी गई हैं, ताकि कभी भी कब्जा हो तो उसको जो है वहाँ पे दी जाएगा। असेंबली जो है यहाँ पे समन की जाएगी हर 6 महीने के बाद जो है उसको समन किया जाता है असेंबली को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। कंपैरिजन बात की जाए तो ये जो है आप कंपैरिजन देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए यार, तीनों पढ़ा चुके हैं तो ठीक है, लेक्चर भी कंप्लीट करना है। और डिमांड फॉर न्यू स्टेट देख लीजिए, तो नेशनल जो यूनिटी होती है, जो हमारी जो है यूनिटी है, उससे जो है वो खतरे में पड़ जाती है जब जो है कोई डिमांड जो है अपनी क्रिएट करने की कोशिश करे। जैसे तेलंगाना भी हाल ही का एग्जाम्पल 2014 का, ठीक है, तो ये जो है अपना चाह रहा है कि जो मतलब चाह तो इसको जो है तेलंगाना को मिल गया। फिर उसका डेवलपमेंट पे जो है तमाम पैसा का जो है खर्चा हुआ, जिसको जो है आंध्र प्रदेश अभी चूँकि जीता, तो फिर जो है तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए जो है काफ़ी प्रयास किए गए और उसको जो है पैकेज वगैरह दिया गया, क्योंकि कोलिशन की गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार है। रामचंद्र गुहा का जो है लिंग्विस्टिक यूनिटी पे जो है काफ़ी जोर है। रामचंद्र गुहा हिस्ट्री के जो है प्रसिद्ध जो है इतिहासकार माने जाते हैं। गुहा पब्लिश्ड पीसेस एम्फेसिस दैट लिंग्विस्टिक रिऑर्गनाइजेशन फॉस्टर इमोशनल इंक्लूजन एंड कल्चरल रिऑर्गनाइजेशन। इनका कहना है कि जो लिंग्विस्टिक यूनिटी है वो होनी चाहिए, इससे इमोशनल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो रामचंद्र गुहा जो है हिस्ट्री के प्रख्यात। और यहाँ पे ये जान लेते हैं कि सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या हमारे देश में जो है ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1956 में बनाई गई थी, तो आज भी क्या देश को जो है ज़रूरत है। जैसे आज भी हमारे देश में जो है बहुत सारी डिमांड क्रिएट हो रही हैं, जैसे बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ, बुंदेलखंड, ये सब अपनी डिमांड कर रहे हैं कि इनको भी जो है अलग होना है, इनको जो है अपना अलग सिस्टम चाहिए, सब अलग चाहिए, ठीक है। तो अगर जो ऐसा हम इनका मन का कर देंगे तो ये जो है पॉलिटिकल विल भी हो सकता है राजनीतिक चाह रहे हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि जो है सबके कल्याण के लिए कर रहा हूँ। और इससे जो है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो ख़राब होगी। ऐसे सब जो है कल को जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका तरीका यही है कि जो है एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए,
ठीक है, और जिसमें जो है प्रयास किया जाए कि जो है उनको सुधार किया जाए और उन चीज़ों को जो है दूर किया जाए, प्रशासन के माध्यम से चीज़ें लोगों के पास पहुंचाई जाएं, और जो है फिजिकल जो उनका मामला है उसको मेन हल किया जाए, ना कि जो है उसका समस्या है एक समाधान की जो है स्टेट ही नई क्रिएट कर दी जाए। ठीक है, तो बॉटम लाइन पे हम काम करें, और जो है यहाँ पे सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब आर्गूमेंट ही तो आपको जानना है, आपको कौन सा वहाँ पे जज बनना है यूपीएससी में बैठ करके, तो आपको आर्गूमेंट बस पता होने चाहिए, वो पर्याप्त है। इंडिया को क्या जो है और स्टेट बनाने चाहिए, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लोकल गवर्नेंस होगा और अकाउंटेबिलिटी होगी। छोटा चीज़ होगा तो जो है छोटे में ज़्यादा बढ़िया से प्रशासन चल पाएगा, ये तो इसका प्रॉज है। कॉन्स दोस्तों ये है कि मान लो बना तो लोगे, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे, रिसोर्स कहाँ से लाओगे, सेल्फ सस्टेन कैसे करोगे, ये भी सवाल है। तो ये केस स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर जो है तुम्हारे पास रिसोर्स वगैरह हैं तो उस पर एक बार विचार हो सकता है, लेकिन आपको आर्गूमेंट ही बस जानना है, ज़्यादा जज नहीं बनना है, ठीक है। आइडेंटिटी ग्राउंड पे फिसम मांगने लगेंगे। क्या जो है छोटा जब स्टेट होता है तो क्या बेटर गवर्नेंस होता है, क्या ऐसा जो है मतलब ये फिक्स है कि मतलब ऐसा ही होगा? तो इसमें अगर हम बात करें तो जो है ये ऐसा तय नहीं है कि जो है 100% फिक्स ही सब मामले हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करता है, फिजिकल पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है। अब इसके भी जो काउंटर आर्गूमेंट, जैसे ये नहीं कि जो है छोटा कर दोगे तो सब अच्छा चलने लगेगा। ब्यूरोक्रेसी पता चला बेकार हुआ, अफसरशाही बेकार हुई, पैसे ही नहीं है, विलेज बना तो दिए, पंचायतें बना तो दी, क्या पैसे ही नहीं दे रहा। पॉलिटिकल लीडरशिप पता चला प्रधानी गाँव का जो है ज़रा पैसा खा जाता है, तो क्या फ़ायदा है? अब अल्टरनेटिव क्या है बनाने के? तो अल्टरनेटिव यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, मतलब नए नए जिले बनाए जाएँ, ठीक है, वहाँ पर नए डीएम को भेजा जाए, इन्हेंस किया जाए डिवोल्यूशन को, यानी कि ताकत जो है उनको ज़्यादा दी जाए, ऑटोनोमस अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है, 6th शेड्यूल में जो है उनको डाला जाए। जैसे 6th शेड्यूल जो है, जिसमें जो है अब मैं आपको बता दूं तो लद्दाख जो है इसकी डिमांड कर रहा था, हालांकि उसकी डिमांड को जो है अभी कुछ सॉल्व किया गया था, अभी उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑटोनोमस अरेंजमेंट दे दिया जाए, 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए, ताकि वो अपना स्वयं का जो है चलाएं, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, ना कि जो है अलग राज्य बनाना पड़ेगा। टारगेट जो है इकोनॉमिक पैकेज दें, ठीक है, गवर्नमेंट का जो है पैक्ट उसमें होना चाहिए। डिलिमिटेशन करें, सीट का जो है रिलोकेशन करें, रिप्रेजेंटेशन जो है दें विधानसभा या लोकसभा वगैरह में। हु शुड डिसाइड इफ द न्यू स्टेट टू बी कॉल्ड, यानी कि जो है कौन डिसाइड करेगा? तो ये जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, सीधी सी बात, आपको भी पता है, अभी मैं आपको आर्टिकल बता के आया हूँ, आर्टिकल 3, और ठीक है। तो ये जो है सब आपको मैंने जो है सब तार्किक जो है तर्क करके दे दिए हैं। अब थोड़ा सा लद्दाख का मामला देख लेते हैं, क्योंकि लद्दाख में अभी कुछ हुआ था मामला, तो लाए हम सब हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। 2026 के लिए लेक्चर पर्याप्त है, इतना डीप में गए हैं, इतना तो मैं कोई नहीं पढ़ाता होगा। लद्दाख की डिमांड दोस्तों क्या है और रेगुलेशन क्या वगैरह। तो लद्दाख में आपको बता दूं कि 370 के बाद जो है यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी लद्दाख, ठीक है। और इसने जो है वहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। जैसे वहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं तो उनको खतरा रहता है कि सब जो है हमारा जो है चेंज हो जाएगा, हमारी जो लैंड राइट है, यानी कि जो हमारी ज़मीन है उसको जो है कब्जा कर लेंगे, नए नए प्रोजेक्ट बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और फिर एक दिन जो है हमारी सब दशा को जो है चौपट कर देंगे। तो ये खतरा बना रहता है कि जो है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी चली जाएगी, संस्कृति चली जाएगी, सब जो है बाहरी लोग आ रहे हैं, तो ये सब खतरा बना रहता है। तो लद्दाख का मानना ये था कि हमें जो है अपने अलग से राइट दिए जाएँ। अलग से राइट का मतलब हमें 6th शेड्यूल में डाल दिया। 6th शेड्यूल का मतलब क्या? 6th शेड्यूल का मतलब ये होगा जाकर के कि हमें जो है अपने मामले स्वयं से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार मिल जाए। तो इसके लिए जो है लोकल ग्रुप्स जैसे थे वहाँ पे आपने देखा कि कई लोगों ने जो है बकायदा जो है काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हमारे देश में, ठीक है, आपने पिछले 1 साल पहले देखा होगा। हालांकि अब मामला सुलझ चुका है थोड़ा कहीं हद तक। लोकल ग्रुप जैसे ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इन्होंने जो है कुछ मूवमेंट आंदोलन भी किए। तो डिमांड थी लद्दाख की कि हमें 6th शेड्यूल में डाला जाए, लेकिन समस्या ये है कि वो तो ट्राइबल के लिए होता है, और जिससे उनके क्या होगा कि लैंड, कल्चर, जॉब और गवर्नेंस जो है उनकी नहीं जाएगी। बाहर के लोग जो है मतलब इतना खतरा उनके लिए नहीं होंगे। डेमोग्राफी डिपेंडेंट का जो फियर होगा, डर होगा, खत्म हो जाएगा। लैंड ऑनरशिप जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, यानी कि जो है इन्फ्लक्स बाहरी लोगों का ना हो, जिससे इकोलॉजी वहाँ की बची रहे। लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे बनाई जाए, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस उनको दिया जाए, और उनको जो है एक आर्टिकल 371 दरअसल जो है उनसे जो है अगर 6th शेड्यूल में नहीं डाल रहे हो तो हमें 371 से जो है स्पेशल दर्जा दो। अब आप कहोगे सर 371 आर्टिकल क्या होता है? वो दरअसल कुछ स्टेट को जो है स्पेशल दर्जा देता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है स्पेशल दर्जा वगैरह जो है देने की कहने लगे कि अगर 6th शेड्यूल में ना डालो तो हमें 371 में जो डाल के कुछ स्पेशल दे दो। अब देखिए यही तो चीज़ है कि स्टेट हमारे देश में सब इक्वल नहीं है, यूटी हमारे देश में सब इक्वल नहीं है। इसी को कहते हैं असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। यहाँ से ये समझ लो कॉन्सेप्ट को।
रेगुलेशन दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 240 पार्लियामेंट को जो है प्रेसिडेंट को जो है रेगुलेशन बनाने के लिए यूटी के लिए जो है एम्पावर करता है। पार्लियामेंट एक एक्ट बनाएगी और जो है रेगुलेशन हो जाएंगी यूटी के लिए, क्योंकि ये यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली तो आई नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आई नहीं, लेजिस्लेचर तो आई नहीं, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट देगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? रेगुलेशन बनाएगा। किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 240 डोमिसाइल बेस्ड जॉब रिजर्वेशन। तो इन लोगों ने जो है मैं आपको बता दूं तो अभी जो है नोटिफाइड किया गया है, ये तब जाके इनके तसल्ली मिली है कि इन्हें डोमिसाइल बेस्ड जॉब रिजर्वेशन दिया जाएगा कि अगले 15 साल तक जो है तुम्हारा जो है जॉब वगैरह जो है अच्छे से वगैरह वहाँ पे दी जाएंगी, और ये डोमिसाइल के बेस पे दी जाएंगी, यानी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं डोमिसाइल उन्हीं के बेस पे दी जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो मुद्दा आपका रेजिडेंस का उठा रहता है, रिजर्वेशन का उठा रहता है, यू रिजर्वेशन की भी तो बात हो रही है। आप देखिए कि हमारे देश में रिजर्वेशन कभी भी डोमिसाइल के बेस पे नहीं मिलता। डोमिसाइल के बेस पे मिलने का जैसे हरियाणा ने एक बार कोशिश की थी कि जो है डोमिसाइल के बेस पे दे दें कि हरियाणा वाले लोगों को ही जॉब मिले, तो ये ताकत स्टेट के पास नहीं, ये ताकत पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट दिस कैन डू, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। तो ये आप समझिए कि डोमिसाइल के बेस पे जो पार्लियामेंट दिया है ये कोई छोटे बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ठीक है, हरियाणा ने एक बार किया था तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको आईना दिखा दिया। तो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड भी बात है, ये आपको सीखनी चाहिए। अभी मैं आपको 14 जब आर्टिकल आएगा तब देखिए वहाँ पे मैं इसका एग्जांपल फिर लूँगा। रिजर्वेशन पॉलिसी SC ST जो है OBC SC BC यानी कि स्टेट, इनको जो है रिजर्वेशन की जो कैप थी उसको 85% पे कैप लगा दी गई। ये भी हाईली का मामला है, मैं आपको बता दूं, कोई बहुत बड़ा नहीं है इनकी डिमांड को पूरी करने के लिए। ठीक है, 10% EWS को भी दे दिया। देखिए रिजर्वेशन भर भर के परोसा गया है लद्दाख में ताकि इनकी समस्या हो जाए। ठीक है, लैंग्वेज प्रोटेक्शन दे दी गई कि ऑफिशियल लैंग्वेज तुम्हारी ये सब बनी रहेंगी, भोती, पुर्गी, उर्दू वगैरह। प्रमोशन जो है इनका किया जाएगा कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, जो लद्दाखी बाल्टी वगैरह जो भाषाएँ हैं। 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का ले एंड कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उसमें जो है रोटेशन के बेस पे जो है वुमेन को जो है 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। डिमांड जो है 6 शेड्यूल की इनकी किस लिए है? तो 6 शेड्यूल की इनकी इसलिए है कि इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएं, और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी बात होती है, लैंड राइट इनके प्रोटेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राइबल ही ज़्यादातर लोग हैं और सब लैंड पे ही डिपेंडेंट हैं। लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी ये चाहते हैं कि जो है कानून अपने वगैरह स्वयं बनाए, तो इनके जो है ये 6 शेड्यूल से ही काम हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है जहाँ पर अगर बात की जाए तो उनके लेह एंड लद्दाख जो है लेह एंड कारगिल जो है ये मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है LAHDC ये जो है बड़ी सी बॉडी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे काम देखती है, लेकिन इसके पास कोई ऑटोनॉमी बहुत बड़ी रूप से नहीं है। ठीक है, और अगला मैं बताऊं तो 6 शेड्यूल होती क्या है, तो उसमें भी आप समझ लीजिए। तो ये जो है ट्राइबल एरिया पे लगती है 6 शेड्यूल, जिसमें असम हो गया या मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिनके पास पावर होती है अपने लैंड, फॉरेस्ट, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन, कल्चरल और जो है लोकल जस्टिस को लेकर के। इसमें टोटल मेंबर 30 होते हैं, 26 इलेक्ट किए जाते हैं, 4 नॉमिनेट किए जाते हैं। पावर इसमें जो है टैक्स लगाने की होती हैं, लेजिस्लेट करने की होती हैं, रेगुलेट कर सकते हैं अपने लैंड यूज को, रन स्कूल कर सकते हैं और मार्केट मैनेज रिसोर्स को कर सकते हैं। ऑटोनॉमी इनको काफ़ी हद तक जो है दी जाती है, और लद्दाख को जो है यूनिक नीड जो उनकी थी वो इनकी फिल कर दी गई, रिजर्वेशन भर के दे दिया गया और वगैरह वगैरह मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, तो इनको जो है काफ़ी तसल्ली अब मिल चुकी है। तो जो है लेक्चर लगभग ख़त्म, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये जो है मैंने आपके लिए एक PPT डाल दी है लास्ट में, इसमें जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन है सम स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे 371 आपके दिमाग में चल रहा होगा उतनी देर से कि क्या है, तो सुन लो क्या है। जैसे 371 जो है वो बात करता है महाराष्ट्र गुजरात के लिए कुछ स्पेशल बातें हैं। ठीक है, और आर्टिकल 371A में नागालैंड, 371B में जो है आसाम, 371C में जो है मणिपुर के लिए, 371D एंड E आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और 71F सिक्किम, 71G मिजोरम, 71H अरुणाचल प्रदेश, 71I गोवा, 71J हैदराबाद कर्नाटक के लिए जो है। तो ये जो है आप PPT में देख लीजिएगा, PPT हमसे मांग लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, खत्म।